देहरादून में चलती कार अचानक आग का गोला बन गई, जहां पे गनीमत ये रही कि चालक ने बाहर रहते निकल करके अपनी जान बचा ली, नहीं तो यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। सड़क पर दौड़ रही ऑल्टो कार और देखते ही देखते इंजन से उठी आग की लपटें। जॉलीग्रांट से देहरादून लौट रहे चालक ने जैसे ही धुआं और आग देखी, तुरंत कार सड़क किनारे रोककर बाहर छलांग लगा दी। कुछ ही पलों में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार बुरी तरह से जल चुकी थी। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह तकनीकी खराबी मानी जा रही है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। उधर एमपी की नर्मदापुरम में एक बूट हाउस में आग लग गई, जिसके चलते रखा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक जूते चप्पल की थोक की दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकान से धुएं का गुबार उठने लगा। आग की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही नगर पालिका की 2 दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण सामने नहीं आया है। दुकान में करीब 15 लाख रुपए का सामान रखा था। कुछ सामान जलकर राख हो गया है। और अब बात करेंगे मानसूनी आफत की, जहां पर असम में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिवसागर जिले में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग बाढ़ की वजह से अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। चारों तरफ पानी, उजड़े घर और इन्हीं तिरपाल के टेंटों के बीच सिमटी जिंदगी। शिवसागर जिले के बहुबोर, नेपाली खुटी, बिहारी बस्ती, रेलवे घाट जैसे इलाकों में बाढ़ ने लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। परिवार खुले मैदान में बनाए गए अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर है। कोई टेंट में बैठकर खाना बना रहा है, तो छोटे छोटे मासूम बच्चे जमीन पर ही सोने को मजबूर हैं। बाढ़ में घरों का सामान बह गया है और जो बचा है वही अब इन राहत शिविरों में बिखरा सामान पड़ा है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन प्रभावित परिवारों के सामने अब भी सिर छिपाने, भोजन और रोजमर्रा की जरूरतों का बड़ा संकट बना हुआ है। तो उधर बारिश के बीच सड़क ने धोखा दे दिया, जहां पर गड्ढे होने की वजह से 2 शख्स हादसे का शिकार हो गए और 2 बाइक सवार गड्ढे में जा गिरे। पंजाब के फाजिल्का में भारी बारिश के चलते हालात खराब हो गए। सड़कें दरिया बनी हुई है। हालात ये है कि आए दिन लोगों को हादसे का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में बाइक पर सवार 2 युवक सड़क पर बने गहरे गड्ढे में गिर गए। हादसे के बाद आसपास के दुकानदार तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंचने लगे। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए तौलिए की मदद से दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उनकी सूझबूझ और तत्परता से की गई कार्रवाई के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई और वीडियो में साफ दिख रहा है कि इलाके में भारी बारिश के कारण भीषण जलभराव है। ऐसे में 2 युवक मोटरसाइकिल पर वहां से गुजर रहे थे। और अब बात विदिशा की, जहां पर जिला मुख्यालय के पास ही कई गांव के स्कूली बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ रहा है। दरअसल विदिशा के बंधेरा, ककरुआ, इमलिया और बेहलोद जैसे गांव के कई बच्चे हाई स्कूल के लिए पलोह गांव जाते हैं, जिसके लिए उन्हें नदी के ऊपर बने स्टॉप डैम से होकर गुजरना पड़ता है। जबकि सड़क मार्ग से जाने पर उनके लिए रास्ता करीब 15 किलोमीटर लंबा हो जाता है। अब ये परेशानी बच्चों की पढ़ाई के आड़े आ रही है और कई बच्चे इस समस्या के चलते स्कूल जाना भी छोड़ दे रहे हैं। लोगों की मांग है कि यहाँ पुल बनाया जाए ताकि बच्चों की परेशानियां कम हो सके। उधर यूपी के बहराइच में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी है। मामला बहराइच के नवाबगंज थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि अजीज नाम के व्यक्ति को अपनी पत्नी पर शक था कि उसका किसी और के साथ अवैध संबंध है, जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। लेकिन बीते 1 अगस्त को अजीज ने अपनी पत्नी की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी और पत्नी के मायके वालों को बताया कि गिरने से उसकी मौत हो गई है। हालांकि मायके वालों की शिकायत पर जब पुलिस ने आरोपी पति से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया।
और अब खबर यूपी के सीतापुर से है। सीतापुर में पुरानी रंजिश यहां पर खूनी वारदात में तब्दील हो गई। एक शख्स की यहां पे गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। गैस गोदाम के पास सड़क किनारे लहूलुहान हालत में पड़ा यह युवक, नाम है सलमान, जिसकी उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी भी अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। प्रारंभिक जांच में मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है और वारदात के हर पहलू की जांच कर रही है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। 661 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का आरोपी विक्रम बधवा इलाज के बहाने जेल से बाहर निकला, लेकिन वो होटल पहुंच गया। इसके बाद क्या हुआ, देखिए। हरियाणा और चंडीगढ़ से जुड़े 661 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का आरोपी विक्रम बधवा इलाज के नाम पर जेल से बाहर निकला, लेकिन अस्पताल जाने की बजाय अपने रिश्तेदार के होटल पहुंच गया। सूचना मिलते ही डीएसपी की अगुवाई में पुलिस ने होटल में छापा मारकर उसे पकड़ लिया। मामले में ड्यूटी पर तैनात एसआई और एएसआई समेत विक्रम बधवा के बेटे और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि आरोपी पहले भी कितनी बार होटल आया था और इस पूरे घटनाक्रम में किस किस की भूमिका रही है। और अब बात करेंगे यूपी के गाजियाबाद की। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित जयपुरिया मॉल में यहां पर लोगों की मारपीट का वीडियो सामने आया है, दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित जयपुरिया मॉल की है, जहां एक युवक द्वारा युवती से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। जांच में सामने आया, युवक और युवती पहले से एक दूसरे को जानते थे और किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर युवक ने युवती के साथ मारपीट की। पुलिस ने इंदिरापुरम थाने में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां पर सरेआम 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद चाकू भी चल गया। दरअसल शहर के मीरा चौक पर किसी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो इतना बढ़ गया कि बात चाकूबाजी तक आ गई, जिसके बाद चौक के आसपास भगदड़ मच गई और लोग अपनी दुकानें बंद करने पर मजबूर हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हालांकि अभी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इस घटना में जहां एक तरफ लोगों में डर का माहौल है, तो वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। और अब खबर मिर्जापुर से है। मिर्जापुर में एक बार फिर सड़क कंपनियों की लापरवाही जो है वो 2 जिंदगियों पर भारी पड़ गई, जिसकी वजह से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। घटना मिर्जापुर के चील थाना क्षेत्र की है, जहां गंगा नदी पर 6 लेन पुल का निर्माण हो रहा था। आरोप है कि पुल निर्माण के लिए बड़ा गड्ढा खोदा गया था, जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ था। इसी पानी भरे गड्ढे में गिरने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। परिवार का कहना है कि निर्माण कंपनी की लापरवाही की वजह से 2 भाइयों की जान गई है। तो वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस जांच में जुट गई है। उधर सावन के महीने में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पूरी तरीके से शिवमय नजर आई, जहां पर भस्म आरती के साथ महाकाल के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लोग उज्जैन पहुंचे। सावन के पहले सोमवार के बाद से ही विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में देर रात से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। तड़के 3 बजे मंदिर के पट खुलते ही वैदिक मंत्रोच्चार और जय महाकाल के नारों के बीच भस्म आरती संपन्न हुई। पंचाभिषेक और विशेष श्रृंगार के बाद बाबा महाकाल का भक्तों ने दिव्य दर्शन किया। आपको बता दें कि दिन भर दर्शन का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि शाम को बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलेंगे। उधर तस्वीर एक ऐसी सामने आई है जो आपको भी हैरान कर देगी, जहां पर पार्किंग लिफ्ट से 25 फीट नीचे गिरी कार, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। आपको भी दिखाते हैं। मुंबई के चारकोप इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में बीती शाम एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पार्किंग लिफ्ट का प्लेटफॉर्म अपनी जगह पर ना होने के बावजूद चालक ने कार को आगे बढ़ा दिया,
जिससे कार करीब 25 फीट नीचे पार्किंग लिफ्ट में शाफ्ट में जा गिरी। पुलिस के मुताबिक चालक दूसरी मंजिल पर कार पार्क कर रहा था। उसी दौरान उसे ये अंदाजा नहीं लगा कि पार्किंग प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं और कार सीधे 2 मंजिल नीचे शाफ्ट में गिर गई। हादसे के वक्त चालक कार के अंदर ही फंस गया। राहत की बात ये रही कि हादसे में चालक की जान बच गई। उधर यूपी के बहराइच में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और पप्पू यादव पर सनातन का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को हुजूरपुर इलाके में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राहुल गांधी और पप्पू यादव ने सनातन का अपमान किया है, जिससे बहुसंख्यकों की भावनाएं आहत हुई है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा, संसद के बाहर बीते दिनों इन नेताओं द्वारा किए गए कृत्यों और उनके बयानों से सनातन धर्म का अपमान हुआ है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सनातन धर्म और सनातनियों के प्रति अपमानजनक व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। उधर तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री त्रिशा पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें 8 घंटों के अंदर ही रिहा भी कर दिया गया। अभिनेत्री त्रिशा पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर तमिलनाडु पुलिस ने डीएमके नेता और नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ की और बाद में रिहा कर दिया। इस मामले में उनके खिलाफ 6 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी से पहले उदयनिधि ने मद्रास हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल की थी। रिहाई के बाद उदयनिधि ने कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताते हुए आरोपों से इनकार किया। उधर एंटीलिया बम केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रिपब्लिक नेटवर्क एडिटर इन चीफ अर्नव के सवालों के आगे अनिल देशमुख एक्सपोज हो गए और इंटरव्यू बीच में छोड़कर भागने लगे। एंटीलिया बम केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रिपब्लिक नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नव के सवालों के आगे अनिल देशमुख एक्सपोज हो गए। क्या अनिल देशमुख ने अंबानी परिवार को परमवीर की भूमिका के बारे में बताया था? क्या अनिल देशमुख माफी मांगने को तैयार है? जब अर्नव ने उस व्यक्ति से ये तीखे सवाल पूछे जिसने उन्हें गिरफ्तार करवाया था, तो उसके पसीने छूट गए और उसे ऐसी मिर्ची लगी कि वो सवालों से भाग खड़ा हुआ। जिसने 2020 में अर्नव को गिरफ्तार किया था, वो 2026 में भाग रहा है। और अब खबर रांची से है। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आंदोलन अब और व्यापक होता जा रहा है, जहां एक छात्र नेता आमरण अनशन पर भी बैठ चुके हैं। वहीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच के बीच पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 14 गिरफ्तारियां हो चुकी है। रांची में छात्रों का आंदोलन बारिश के बावजूद भी लगातार जारी रहा। हजारों छात्र रात में सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर मार्च निकाला, अपनी आवाज को बुलंद किया। आपको बता दें कि देर रात रांची में बारिश की फुहारें लगातार पड़ती रही, लेकिन छात्रों के कदम नहीं रुके। हाथों में तख्तियां और बुलंद नारों के साथ करीब 5000 छात्र नाइट मार्च में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने अपने भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार से इंसाफ और जल्द समाधान की मांग की। देर रात तक चले इस मार्च के दौरान छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ छात्रों से भरी ज्वाला देखने रांची की तस्वीर एक नए छात्र आंदोलन की कहानी बनती जा रही है। उधर केंद्र सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। पीएम मोदी की पोस्ट हटाने को लेकर के पूछताछ की जाएगी। केंद्र सरकार 5 और 6 अगस्त यानी आज और कल मेटा की ग्लोबल टीम के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेगी। आईटी सचिव एस कृष्णन के मुताबिक बैठक में बाल यौन शोषण सामग्री यानी CSAM पर रोक, AI से जुड़ी चुनौतियां और प्रमुख सत्यापित अकाउंट्स पर कंटेंट हटाने की प्रक्रिया में सुरक्षा उपायों को लेकर जवाब मांगा जाएगा। सरकार ये भी जानना चाहती है कि तकनीकी क्षमता होने के बावजूद मेटा के सिस्टम अपेक्षित तरीके से क्यों काम नहीं कर रहे। ये बैठक हाल के विवादों और मेटा पर जारी नियामकीय जांच के बीच अहम मानी जा रही है।
उधर लंबे समय से निर्वासन का दंश झेल रही शेख हसीना आज एक बार फिर बांग्लादेश के लोगों को संबोधित करने वाली है। वो शेख हसीना जो कभी बांग्लादेश की सबसे ताकतवर नेता थी, करीब 15 साल तक देश की सत्ता पर उनका दबदबा रहा, लेकिन फिर 5 अगस्त 2024 का वो समय आया और कुछ ही घंटों में पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया। सत्ता गई, देश छूटा और शेख हसीना भारत आ गई। तब से वो भारत में ही है और बांग्लादेश की राजनीति से लगभग पूरी तरीके से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन अब करीब 2 साल बाद शेख हसीना एक बार फिर से सार्वजनिक मंच पर अपनी आवाज बुलंद करने वाली हैं और वो तारीख है 5 अगस्त 2026, यानी कि आज। दिलचस्प बात यह है कि जिस तारीख ने शेख हसीना की सत्ता का अंत किया, उसी तारीख को अब उनकी राजनीतिक वापसी का संकेत दिखाई दे रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू को क्राइम मुक्त बनाने के लिए वहां की नेशनल पुलिस ने सिक्योरिटी ऑपरेशन चलाया और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये तस्वीर पेरू के ला विक्टोरिया और डिस्ट्रिक्ट के टेक्सटाइल मार्केट का है, जिसे पेरू का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब माना जाता है। यहाँ पेरू के नेशनल पुलिस ऐसे अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी अभियान चला रही है जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और जो पेरू में क्राइम को बढ़ावा देते हैं। दरअसल पेरू के राष्ट्रपति ने चुनाव से पहले देश को क्राइम मुक्त बनाने का वादा किया था, इसीलिए चुनाव जीतने के बाद अब वो इसी दिशा में काम कर रही है। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के काराकोरम रेंज में अपनी जान गंवाने वाले पर्वतारोहियों की याद में नेपाल की राजधानी काठमांडू में कैंडल मार्च निकाला गया है। ये तस्वीर नेपाल की राजधानी काठमांडू की है, जहां पाकिस्तान के काराकोरम रेंज के ब्रॉड पीक पर अपनी जान गंवाने वाले पर्वतारोहियों के परिवार उनकी याद में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, जो मरने वालों को याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि जिन नेपाली पर्वतारोहियों की मौत हुई है, अभी तक उनके शव नेपाल नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द मृतकों के शव उनके घर पहुंचेंगे।